राज्यों में चुनाव है, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसे लेकर तमाम सियासी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। राज्यों के चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया है कि बीएसपी अकेले ही सारे चुनाव लड़ेगी। किसी सियासी दल ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए बीएसपी अपने दम पर लड़ाई लड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव का कल से 2 दिन का तेलंगाना दौरा है, वो केसीआर की रैली में जाएंगे। यानी कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश नहीं आए, वहीं तेलंगाना में नई यारी नई पारी की सियासी जमीन तलाशने जा रहे हैं। कांग्रेस में आपसी खींचतान मची है। वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने फिर से पार्टी हाईकमान पर सवाल उठाए और ट्वीट करके पूछा कि एसपी बीएसपी ने गठबंधन से मना कर दिया तो लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। सवाल वही, 24 में अकेले लड़ेंगे तो मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। रोड शो से शुरू अभियान, 24 का मोदी वाला प्लान। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत संतोष का विषय है। एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर, तो ये पूर्णता है। नई पारी नई यारी, अखिलेश की थर्ड फ्रंट की तैयारी। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। मायावती का ऐलान, अकेले होगा 24 का घमासान। एसपी बीएसपी नहीं आए साथ, कांग्रेस से कृष्णम नाराज। सच बात यह है कि 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। इसका वोटों की राजनीति से, विपक्ष की एकता के ध्रुवीकरण से कोई मतलब नहीं। 24 में अकेले लड़ेंगे, मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी जैसा एक ईमानदार नेता है जिसने देश में गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को लेकर काम किया है, तो आज नेताओं और तमाम दलों से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के साथ जनता खड़ी है। वहीं दूसरे दलों में नेता है तो नीति नहीं है, नीति है तो नेता नहीं है, तो यह एक विडंबना है। और इसके पहले भी गठबंधनों का हाल देश की जनता देख चुकी है। तो चर्चा की करते हैं शुरुआत, और सवाल वही कि 24 में अगर अकेले लड़ेंगे तो मोदी का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, रोहिणी जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है, माफ कीजिए रोशनी जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है, साजन सिंह नेता बसपा हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अरकवंशी भी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड आप लोगों की बात सुन लेते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स शुरुआत जुगल किशोर जी आपसे करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत हो गई, कल पीएम का संबोधन भी होगा और कहा जा रहा है जीत का मंत्र देंगे। लेकिन इस कार्यकारिणी के महामंथन में जो बात अहम है वो ये कि पूरे देश भर में 160 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है, उस पर कैसे काम करना है, कैसे वापसी करनी है, और उसके साथ साथ कामों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, उसका महामंथन चल रहा है। पर विपक्ष भी सड़क पर है, अभी से अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहा है। राहें बेहद पृथक है, लेकिन विपक्ष भी अपने मिशन पर जुटा हुआ है। 30 सेकेंड। हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, ये पार्टी के संविधान के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमेशा की भांति होती रही है। और हम लोग चुनाव के लिए 365 दिन तैयारी में ही रहते हैं। चुनाव चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए, हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2024 के लिए अहम मानी जा रही है
और इसमें जी। कुछ नीति निर्धारण हुई। बिल्कुल बिल्कुल जुगल किशोर जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे और आगे आपकी बात हम सुनेंगे। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, रुक करते हैं नेहा यादव का। नेहा यादव, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव, लेकिन तेलंगाना दौरा कर रहे हैं, केसीआर के रैली में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो ये किस प्रकार की नई पारी या नई यारी या कौन सा फ्रंट है? देखिए, जोड़ने का काम कोई भी करे बहुत अच्छा होता है, जोड़ने का काम। और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही शुभकामनाएं अपनी प्रेषित की इस यात्रा को लेकर के, और लगातार समाजवादी पार्टी पहले से ही तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चला रही है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश में कई जगहों पर दौरा करके आए हैं। अभी 2 दिन का दौरा तेलंगाना में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। तो लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता दौरा कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये 24 घंटे सिर्फ बेईमानी के लिए तैयार रहते हैं, इनके पास बेईमानी की मशीनें हैं। लौटेंगे, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, रुक करेंगे। रोशनी जायसवाल जी का, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। रोशनी जायसवाल जी, बीजेपी जिसकी 2 बार सरकार जनता बनवा चुकी है केंद्र में, अब तीसरे की तैयारी चल रही है। आज रोड शो हुआ, आपने देखा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महामंथन चल रहा है, लेकिन विपक्ष की राहें अलग अलग नजर आ रही हैं। अपनी अपनी राह चलता विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो कैसे बीजेपी को हराएंगे? देखिए, भाजपा का मंथन चल रहा है और भाजपा ने सबको काम पे लगा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा की तरफ जिस तरह से भाजपा के सारा नेता, कोई राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे ध्यान दे रहा है, कोई राहुल गांधी जी के जूते पे ध्यान दे रहा है, कोई जूते के फीते पे ध्यान दे रहा है, कोई उनके दाढ़ी के घूंघर में ही फंसा है, कोई जट्टी बनियान में झांक रहा है कि वो कैसे टी शर्ट में घूम रहे हैं इतनी सर्दी में। तो भारतीय जनता पार्टी के पास काम सिर्फ इतना है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो देश में मोहब्बत का पैगाम जा रहा है उसे वापस से नफरत घोलना है, और भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से आने का सपना छोड़ ठीक है। रोशनी नहीं आने वाली। 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। साजन सिंह है, नेता बसपा, हमारे बीच में। साजन सिंह जी, बहन जी ने ऐलान किया है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और खबर यह भी आ रही है कि इस बार 24 के लिए बसपा किसी एग्रेसिव रणनीति पर काम कर रही है, गुप्त रूप से रणनीति बनाई जा रही है। 30 सेकंड। रणनीति गुप्त नहीं होती है, सामने आते हैं। आगाज कर दिया है बहन जी ने, किसी के साथ अलायंस नहीं, अकेले अपने दम पे बसपा लड़ेगी। इस वजह से 2022 में साबित हो चुका है समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है, और ये साबित होगा 2024 में बसपा ही हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, न कि प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। माइनॉरिटी वोट हमारे साथ है, दलित वोट हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, अगड़े हमारे साथ है, जन जन हमारे साथ है। बसपा को आशीर्वाद लोगों का मिलेगा, यही गुप्त रणनीति है। किस तरह लोगों का आशीर्वाद मिले बसपा को, यही बहन जी की रणनीति है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रुक करेंगे। सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता सुभाषपा, वो भी हमारे बीच में है। सुनील अर्कवंशी जी, सुभाषपा की क्या रणनीति, आप अभी तक ये फाइनल कर पाए? क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी फैसले बदलते हैं, पलटते हैं, कि पक्ष की राजनीति करनी कि विपक्ष की राजनीति करनी। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड। नहीं, देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम तो विपक्ष में ही हैं। हमारी पार्टी लगातार, आज आपने देखा कि 26 सितंबर से हम लगातार कार्यक्रम करने के, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार के माध्यम से हो, हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उस कार्यक्रम को करने में लगे हुए। हमारी आज हर क्षेत्र में नेताजी जा रहे हैं। और रही बात बैठक की, तो हमारी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, जिसको पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड और पश्चिमांचल, जिसकी बैठक अभी पूर्वांचल में उन्होंने 3 तारीख को करने का काम किया। ठीक है सुनील जी, 30 सेकंड पूरे, और अब चर्चा को विस्तार देने का वक्त है। शुरुआत करते हैं नेहा यादव जी आपसे। नेहा यादव जी, ये बताइए, सब लोग अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव रूप से विपक्ष अगर एक मंच पर नहीं आया तो आखिर कैसे मोदी को टक्कर देंगे? देखिए, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आज देश में कोई विचारधारा लड़ सकती है, वो तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लगातार लड़ती आई है और लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जिसने शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और हम बहुत अच्छे वोट जनता से पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम से जनता में बेहद नाराजगी कि 2024 में क्या लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। इन्होंने बड़ा वादा किया था, जैसा हुआ नेहा कि आप
आपने कहा कि बीजेपी के कामों से नाराजगी है। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें जीत हुई है। आप विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, कई राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें भी आप कंपेयर करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और आप कह रहे हैं कि जनता उनके कामों से नाराज है। मुहर तो जनता लगाती है। जी, इन्होंने एक बड़ा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका 79% बजट इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर लिया। जनता महंगाई से परेशान है, युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 2024 में ये उत्तर प्रदेश में और देश में क्या लेकर के जाएंगे? आप देखिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेगी और समाजवादी पार्टी की अधिक से अधिक सीटें जीतेंगी। ठीक है। और रोशनी जायसवाल जी, आपने कहा कि राहुल गांधी की कभी टी शर्ट की बात हो रही है, कभी उनके नए लुक की बात हो रही है, लेकिन उनके बयानों की भी चर्चा हो रही है, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं हाल ही में। देखिए, बयानों की चर्चा हो, चाहे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो, भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे? मोदी जी से 50 किलोमीटर चलने के लिए कह दिया जाए तो वो 50 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। देश के लिए, देश के लोगों के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे किए हैं जो जनता के समझ में आ चुके हैं। जनता अब समझ चुकी है कि उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें से 5% वादे भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। मोदी जी के भाषणों से पहले सारे न्यूज चैनल वालों को ये सूचना डाल देनी चाहिए कि इनकी सारी बातें काल्पनिक हैं। ठीक है, आप अपने नेताओं का बचाव कर रही है रोशनी जी, आप अपने नेताओं का बचाव कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही देखिए कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने उनका हाल ही का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। और ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाने से सपा ने भी इनकार कर दिया, प्रत्यक्ष तौर पे भारत जोड़ो यात्रा में सपा शामिल नहीं हुई और बसपा ने भी ऐलान कर दिया कि हमारी राह अलग है। देखिए, सपा ने तारीफ की है, अखिलेश यादव जी ने तारीफ की है भारत जोड़ो यात्रा की, कई बार की है। और भारत जोड़ो यात्रा में लेकिन वो साथ नहीं आए, का पैगाम दे रहे हैं, साथ नहीं आए। तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं केसीआर के रैली में शामिल होने। पश्चिमी यूपी से गुजर कर गई भारत जोड़ो यात्रा, नहीं आए। तारीफ तो बहन जी ने भी की, शुभकामनाएं दी, बिल्कुल, लेकिन राहें अलग रखी हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग चल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है। राहुल गांधी जी की चर्चा हर सड़क चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में, हर पान की दुकान पे, हर चाय की दुकान पे हो रही है कि राहुल गांधी जी जो देश में एक नई मोहब्बत की पैगाम लेके आए हैं, नई मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्योंकि नफरत जो भाजपा ने घोली है पिछले 8-9 सालों में, उसे नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं रोशनी जी कि मैं इतने किलोमीटर चल चुका हूं, मुझे तो कोई नफरत दिखाई नहीं दी, मुझे तो कोई हिंसा दिखाई नहीं दी। वो तो खुद कह रहे हैं अपने बयान में। वो ये कह रहे हैं कि न्यूज चैनल्स में जिस तरह से डिबेट में और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे चर्चा होती है, उससे देश में नफरत ज्यादा फैलती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन देश में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार है, रेप के केसेस, तो मतलब नेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए कैसा भी भाषण दे चलेगा, लेकिन मीडिया अगर वो खबर दिखाती है तो उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। नहीं, मीडिया हर वक्त हिजाब की जो चर्चा करती है, जिस तरह से अभी कर्नाटका में हिजाब विवाद हुआ था, उसको लेके महीनों तक डिबेट सिर्फ और सिर्फ हिजाब पे। अगर कहीं पे आप ये बताइए, जब हिजाब का जिक्र हुआ था तो क्या प्रियंका गांधी ने बयान नहीं दिया था? प्रियंका गांधी ने बयान नहीं दिया था और इसको आजादी के साथ नहीं जोड़ा था, तो आप क्यों चाहते हैं कि वो खबर ना दिखाई जाए, उस पर चर्चा ना हो? उन्होंने ये, मीडिया को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मीडिया को जिम्मेदार इसलिए ठहराते हैं काटने के लिए बयान देना अच्छा है नेताओं का, लेकिन मीडिया अगर खबर दिखाए तो आपको सूट नहीं करता। ये क्या बात हुई रोशनी जी? हमारे नेता मीडिया के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो मीडिया एंकर कुछ भी क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकता है, उसके उत्तर देते हैं। लेकिन मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, मोदी जी से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा एक मिनट रोशनी जी, आपने कहा कि कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा की राहुल गांधी ने, तो क्या पैदल चलना राजनीति में सफलता का पैमाना है? क्या पैदल चलकर देखिए, पैदल चलना आम चुनाव में विजय पाई जा सकती है? आप आश्वस्त हैं? भाजपा और भाजपा के अंधभक्त तो यही कबूल नहीं कर पा रहे थे आज से कुछ दिन पहले तक कि वो 25 किलोमीटर चल रहे हैं प्रतिदिन, और उन्होंने लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। वो इस बात को लेके भी राहुल गांधी जी को झूठा ठहरा रहे थे कि वो सच में पैदल नहीं चलते हैं।
या फिर वो ढोंग कर रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर जब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ वो चल रहा है तो चलने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे देश नहीं जुड़ेगा, तो राहुल गांधी जी चाहे कुछ भी कर ले भाजपा। अच्छा ठीक है, आप देश जोड़ने निकले हैं, देश जोड़ने निकले हैं के लिए। एक मिनट रोशनी जी, देश जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सवाल ये है कि गठबंधन नहीं जुड़ रहा है। विपक्ष अगर एक साथ नहीं आएगा तो कैसे भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को टक्कर देगा? वो भाजपा जिसकी 2 बार सरकार केंद्र में बन चुकी है, और इस बार कार्यकर्ता आप जानते क्या चर्चा कर रहे हैं? इस बार चर्चा ये कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो ऐसा आएगा 24 के लिए कि पूर्व की कोई बात उसमें रिपीट होगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर वादे पूरे कर चुके हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो, और ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। आप बताइए इस रणनीति का कैसे मुकाबला करेंगे आप? ऐसे 20 वायदे आपके चैनल के माध्यम से अभी दोहरा सकती हूँ जो मोदी जी ने अपने मुंह से कहे हैं, जो वायदे पूरे नहीं हुए। अभी 2022 का लेटेस्ट वादा था कि 2022 तक सबके घर के, चलिए ठीक है, ये सारी बातें चुनावी मंचों के लिए, ये सारी बातें चुनावी मंचों के लिए, चुनाव लड़ना है, आप अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, वो अपनी बात पहुंचाएंगे। चर्चा हम रणनीति को लेकर कर रहे हैं, रणनीति को लेकर कर रहे हैं। ठीक है रोशनी जी, और भी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, और भी पैनलिस्ट। साजन सिंह जी, बसपा पर तो हमेशा से आरोप लगता है कि आप भाजपा की बी टीम बनकर के काम करते हैं। अब आपने कह दिया कि हम अपने दम पर अकेले मैदान में हैं, तो बताइए किसका नुकसान कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? कम से कम विपक्ष का तो फायदा नहीं होगा, बताइए। हम नुकसान कर रहे हैं फिरका परस्ती की राजनीति को, हम नुकसान कर रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति को, हम फायदा पहुंचा रहे हैं लोगों का, हम फायदा पहुंचा रहे हैं जन जन का। लेकिन जहां आप लड़ते हैं या जहां आप नहीं लड़ते, वहां तो भाजपा को फायदा हो जाता है। मैं बोल लूं आस्था जी? बोलिए। मैं बोल लूं? मेरा सवाल था, बोलिए। मैंने बोला ना कि अगर हम नुकसान पहुंचा रहे तो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से लड़ने वाली इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। क्यों कि वजूद नहीं है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, वजूद नहीं है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। ये साबित हो चुका है समाजवादी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकते, सफाई दरबार सरेंडर कर चुका है। सारे बुनियादी मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, सब पे पीछे कदम हटा चुकी है ये पार्टियां। नहीं, इकलौती बसपा है जो लड़ेगी और खुद दमदार तरीके से लड़ेगी। क्यों कि सारे आज आप प्रदेश का परसेप्शन समझिए कि सारे के सारे मुस्लिम समाज का आशीर्वाद बसपा को मिल रहा है, सारे दलितों का। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये सवाल में नया यादव के पास लिए चलती है, ये सवाल नया यादव के पास लिए चलते हैं। नया जी, बसपा का ये दावा है कि सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, दलितों का भी वोट मिल रहा है, मुसलमानों का भी वोट मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी सरेंडर कर चुकी है। ये बसपा की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, 10 सेकंड खत्म कीजिए, फिर नया यादव। एक बात अलायंस की, आपने कहा कि अलायंस बसपा क्यों अकेले लड़ रही है? अरे अकेले अपने दम पे सरकार बसपा बना सकती है। आगे आने वाले विधानसभा में 2024 में इसका आगाज होगा, 2024 से साबित कर देगा कि आगे आने वाले समय में राजनीति अगर होगी तो बसपा के इर्द गिर्द घूमेगी। आप हर चुनाव से पहले यही बात कहते हैं, हर चुनाव से पहले आप यही बात कहते हैं। नया यादव जी, लेकिन हम नया जी बोले जवाब दीजिए। ठीक है साजन जी, बात आ गई आपकी। 2022 के चुनाव में आप एक पर आ गए, इसीलिए 2022 के चुनाव में आप एक पर आ गए। हमारा वोट परसेंट इंटैक्ट रहा। रही बात जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति को समझ लीजिए, कांग्रेस की भी राजनीति को समझ लीजिए। इसीलिए आप 2022 के चुनाव में एक साजन सिंह जी बात रखिए आपने, अब नया यादव को बोलने दीजिए। नया जी बोलिए। आस्था जी, बहस। साजन जी, आपने बात रख ली पूरी, जो बातें आपने उठाई, जो आपने आरोप सभा पर लगाया, उसका जवाब ले लीजिए। साजन जी, ये तरीका ठीक नहीं है, सबको बोलने दीजिए। देखिए बाकी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, खामोशी से आपकी बात सुनिए। नया जी बोलिए। देखिए आस्था जी, मुद्दा जाति और धर्म का नहीं है, मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का है। आज सवाल इस चीज का है कि उत्तर प्रदेश में और देश में कितने नौजवानों को रोजगार मिला, महंगाई कहाँ घटी, स्वास्थ्य की हालत क्या हो गई। कोरोना में गंगा में तैरती हुई लाशों को हमने आपने सबने देखा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश और देश में किस प्रकार की थी। सवाल इन चीजों का जवाब देने का है, ना कि जाति और धर्म का है। समाजवादी पार्टी के साथ में हर जाति वर्ग समुदाय का वोट बैंक है, और हमने 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2024 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सामना करेगी, और बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आज अगर कोई पार्टी और कोई राष्ट्रीय चेहरा है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ही चेहरा है केवल मात्र। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 24 के लिए आप किस तरह के अलायंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं है, हम जनता के साथ अलायंस बनाने का संकेतों में कही जाती हैं, लेकिन तेलंगाना जा रहे हैं अखिलेश यादव। हम जनता के साथ अलायंस बनाने का काम कर रहे हैं, हम जनता के साथ अलायंस बनाने का काम कर रहे हैं, और जनता एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को। सुभाषपा कह रही है कि हम तो विपक्ष में है ही।
ये क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, ये इनका कुछ भी तय नहीं रहता है, कब कहाँ किसके लिए क्या बोल दें। तो इनकी तो बात करना ही नहीं बेकार है। सुनील जी, आप तो कह रहे थे कि हम तो विपक्ष का ही हिस्सा हैं, हम तो हैं ही विपक्ष में। 24 के लिए भाजपा किधर जाने वाली है? समाजवादी पार्टी का चरित्र सबने देखा। 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही। अगर असली आज पिछड़ा और दलित का कोई दुश्मन है तो बसपा और सपा है, क्योंकि जब इनकी सरकार होती है तो सिर्फ एक वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम करते हैं। ना तो इनको पिछड़ा याद आता है, ना इनको बसपा में दलित याद आता है। तो ये हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ अपने ही वर्ग को बढ़ाने का काम करते, तो हिस्सेदारी नहीं दे रहा। जो हिस्सेदारी की बात करता है और दलितों की सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी ने कितने पिछड़ों को, ना तो आप कश्यप को टिकट देना चाहते हैं, ना आज हरवंशी को टिकट देना चाहते हैं, ना पाल को देना चाहते हैं, ना प्रजापति को देना चाहते हैं। 2022 के चुनाव की टिकट देख लीजिए, 2022 के चुनाव की टिकट देख लीजिए, इसी बात का 2022 के चुनाव की टिकट देख लीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। आपकी तरह नहीं कि महिला रैली, आपकी तरह नहीं कि बड़ा कार्यक्रम महिला रैली के नाम पे कराते हैं और मंच पे एक भी महिला नहीं होती है। माननीय अखिलेश यादव जी को ये डर था, माननीय श्री ओम प्रकाश अकबर जी से सिर्फ इस बात का अखिलेश यादव को डर था कि कहीं पिछड़ों के नेता बनकर ना बनाए। तो सबने देखा कि किस तरीके से आपने हिस्सेदारी का देने का काम किया, किस तरीके से आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। अभी तक आपने किसको हिस्सेदारी देने का काम किया? समाजवादी पार्टी में एक परिवार को हिस्सेदारी देने का काम किया। क्या समाजवादी पार्टी ने और हिस्सेदारी नहीं दी? कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने देखा, आपके पास जाकर भी देख लिया ना इस तरीके से कि आप किसको हिस्सेदारी देने का काम करते हैं। आप सिर्फ एक परिवार को हिस्सेदारी, तो असली में आज जो अगर देखा जाए तो पिछड़ों की सपा और दलितों की जो बसपा दुश्मन है, ना तो इनको हिस्सेदारी देना है और ना ही आगे देने का काम कर रही। रही बात रणनीति की, तो 2000 करिए, आप बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप तो जो भी आप देखिए, आज आप महंगाई पर आपने कितना हल्ला बोला। आप आज बिजली महंगी है, हमने तो लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। कोई व्यक्ति जो ट्विटर पे कुछ गलत बयानबाजी करता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, तो आप उसके लिए हल्ला बोलते हैं। जो आज कोई गलत व्यक्ति है उसका आप साथ देते हैं। तो आपने महंगाई पर तो हल्ला बोला नहीं, का काम करते हैं, आप ट्विटर पे गलत बोल रहे तो उसका आप साथ देने का काम करते हैं। तो ये सपा का चरित्र सबने देखा है। कौन किसको बांटने का काम कर रहा है, कौन किसको एक साथ लेने का काम कर रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी यानी मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा और कौन कौन सी पार्टियां किस प्रोग्राम के तहत अलायंस करेंगी या कर भी पाएंगी, क्योंकि फिलहाल हर पार्टी अपनी अपनी जमीनी यात्रा अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है। जुगल किशोर जी, बीजेपी ने बहुत बड़ा टारगेट रखा है 2024 के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी 80 सीट जीतना चाहते हैं। देश भर की बात करें तो 160 सीटों पर जब बीजेपी कमजोर है, वहां पर कैसे काम करना है, उसी के लिए अभी से मंथन चल रहा है, जिम्मेदारियां तय हो रही हैं। पर क्या आप विपक्ष की मौजूदा स्थिति को बिखराव समझते हैं, कोई बड़ी चुनौती समझते हैं, या फिर जमीनी स्तर पर पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं? एसी कमरों से निकल करके सड़क की धूल फांकना विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। जी, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव में तैयार रहती है और 365 दिन तैयारी ही करती रहती है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तब तैयारी करते हैं, हम तो सालों भर नहीं, मैं उसी तैयारी का जिक्र कर रही हूँ। विपक्षी पार्टियां पहले से सड़क पर हैं, तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। वो जो हम करके तो नहीं आंकड़े कहीं आप, वो तो मैं पहले ही जानता हूँ। वो सड़क पर हैं, वो सड़क पर रहेंगे, वो तो मैं जानता हूँ, उसकी कोई बात नहीं। चुनाव में भी सड़क पर रहेंगे, चुनाव के बाद भी सड़क पर रहेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी सीटें हम जीते थे, जो हारे थे, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है। हम पूरी ताकत लगा करके उन सीटों को जीतना चाहते हैं। हमारा लड़ाई ये सपा वाले बोल रहे हैं, अरे सपा वाले क्या बोल रहे हैं, 5 सीटें हैं, 5 भी नहीं अब पाएंगे। कांग्रेस वाले 1 पाए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 1 भी उनको मिलने वाली अब नहीं है। तो इनका तो सुपड़ा साफ है, इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम अपना, जैसे किसी ने कांग्रेस के नेता ने अभी प्रवक्ता ने कहा कि इतने जितने हजार किलोमीटर चल चुके हैं। अरे खरगोश भी बड़ी तेज चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। खरगोश और हाथी की कोई तुलना तो थोड़ी ना होती है। एक हाथी विशाल काय, पार्टी भी जो
वर्ल्ड की नंबर 1 की पार्टी है और नंबर जिसका कोई नंबर ही नहीं है, वो बता रहे 35,000 किलोमीटर। अरे 35,000 किलोमीटर नहीं, खरगोश तो बहुत चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो क्या हाथी और उसकी कोई तुलना होती है? कोई तुलना नहीं होती है। ठीक है, रोशनी जी आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं जुगल जी। ठीक है, आपने कहा कि हाथी धीरे धीरे चलता है, विशालकाय होता है, लेकिन यात्रा पूरी करता है, खरगोश जल्दी जल्दी फांदता हुआ दिखता है, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। यही भाव है ना? रोशनी जी बोलिए। ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी और इन्हें लग रहा है कि अभी सपा की नेता बोल रही थी, अभी सब देखिए भाई, आप लोगों में मैंने नहीं बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। आप हमारी बात सुनिएगा। पूछा है आपका नाम रोशनी, अरे आप मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात पूरी कर लिए ना। जुगल जी मैं अलग से काउंटर करने के लिए वक्त दे दूंगी आपको। 1 मिनट बात कहने दीजिए रोशनी जी को। बोलिए रोशनी जी, 20 सेकंड, उसके बाद जुगल किशोर जी। बिल्कुल, जुगल किशोर जी को लग रहा है कि उनका जेंडर चेंज हो गया और उनका नाम रोशनी हो गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा नाम रोशनी है, आपने मुझसे प्रश्न किया। हाँ जी, और ये जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में है, पिछले 70 साल तक कांग्रेस पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी आज 8 साल से आई और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसे लग रहा है कि वो जिंदगी भर सत्ता में रहेगी और कांग्रेस पार्टी कभी आ नहीं सकती। तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी चूर चूर होगा। इनके हवाई वादे और जिस देश में इतनी बेरोजगारी चल रही है, पर कैपिटा इनकम घट गई है, जीडीपी कहां से कहां आ गई है, और ये कह रहे हैं कि देश को इन्होंने तरक्की की राह पे लेके गए हैं और इनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो पहले से ही जीते हुए हैं। तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस भगवान भी देख रहे हैं और जनता इस बार चूर चूर करेगी इनका ओवर कॉन्फिडेंस। वक्त बताएगा, 2024 आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप जुगल किशोर जी, इस बात का जवाब दीजिए। आपकी बात खत्म हो गई हो तो मेरी बोलिए मेरी बात पूरी हो जाने दो। देखिए, इन्होंने कहा कोई विकास नहीं किया। इन्होंने कहा कि कोरोना में लाशें बही हैं। अरे लाशें तो राम मंदिर की जब बात आई थी तब भी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो भी उसमें लाशें बही थी। कौन लाश बहाया था उसको आप सबको मालूम है। और कोरोना में पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले उसको काबू में करने का काम किया है और किसी ने बहुत जल्दी कोरोना को कब्जे में लिया है तो भारत है। भारत में सबसे पहले यूपी है। ठीक है, चलिए यही सारी बातें आप लोगों को जनता के बीच में लेकर के जानी है। विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा, सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े करेगा और सरकार अपना गुडवर्क जनता के सामने रखेगी। लेकिन जो मूल सवाल है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि 24 का जो इलेक्शन यानी देश का आम चुनाव होने जा रहा है वो बड़ा आम चुनाव है, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। अभी से ही मंथन शुरू हो गया है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, फोकस उन पर भी है। यूपी में निकाय चुनाव होने जा रहा है, फोकस उस पर भी है, और उसके साथ साथ 2024 की लड़ाई भी है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो एक प्रश्न है वो ये है कि विपक्ष अगर अपनी अपनी राह अभी से चलता रहेगा तो आखिर बीजेपी या मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा अलग से निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव संविधान बचाओ यात्रा अलग से निकाल रहे हैं, तेलंगाना पहुंचते हैं लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाते। चाहे वो छत्रप हो या तमाम विपक्षी दल, वो अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपनी अपनी राह तलाश कर इस वक्त सड़क की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कौन किसके साथ होगा, क्या विपक्ष कोई मजबूत मोर्चा बीजेपी के खिलाफ तैयार कर भी पाएगा? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि एक तरफ यदि बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो दूसरी तरफ विपक्ष में चेहरा किसका हो, इसको लेकर भी एक अलग तरह की लड़ाई है, एक वर्चस्व की जंग है। 2019 में भी एक विपक्षी मोर्चा बना था लेकिन उसका नतीजा सबने देखा। अब लड़ाई 24 के लिए है और ग्राउंड पॉलिटिक्स पर फिलहाल विपक्ष काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि 24 आते आते कौन से नए गठबंधन बनते हैं। कुछ नए साथी मिलते हैं, कुछ नई यारियां होती हैं, कुछ पुरानों को अलविदा कहा जाता है। समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, अभी बहुत उठापटक होनी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। मां बहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अहम खबरें।